तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ठीक है, हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर बेटा मतलब इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड चार्ज्ड वायर है। इस पर थोड़ा सा हम चार्ज भी दिखा दें। मान लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है और वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। वायर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। वायर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। वैसे तो इसका एक डेरिवेशन गॉस थ्योरम में आप करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन बेटा इस चैप्टर के जितने कंसेप्ट हैं इतने से भी आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से L लेंथ पर, L डिस्टेंस पर, आपसे L डिस्टेंस पर DL लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट, ये इतना बड़ा दिखाया गया ताकि आपको आराम से समझ में आए, अदरवाइज DL मीन्स बहुत छोटा एलिमेंट। ठीक है, तो इसके एंड्स को अगर आप मिला दें इधर, तो ये एंगल अगर आप फाई कह लेते हो तो इतना एंगल बेटा क्या हो जाएगा, D फाई। इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज आप कह दीजिए dq, और dq होगा क्या, लेमडा की डिफिनीशन क्या जाती है, चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ पर चार्ज लेमडा है, तो dl लेंथ पर चार्ज क्या होगा, लेमडा इंटू dl। ठीक है, इसको आप r लेट कर लीजिए, r। ठीक है, तो इस पर dq चार्ज है, पूरे रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है तो dq भी पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चे, dE होगी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं पहले, फिर कंसेप्ट आगे और बताए जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू dq चार्ज, पॉजिटिव चार्ज था इसलिए अवे है। dE बेटा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। तो dE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह लेमडा dl अपॉन r स्क्वायर। अब थोड़ा सा इधर भी आप देख लीजिए, अगर इस ट्रायंगल में हम tan फाई ले लें तो बेटा tan फाई क्या आएगा, tan फाई आएगा L अपॉन A। तो यहाँ से L क्या आ रहा है, A tan फाई। तो dl इज इक्वल टू A सेक स्क्वायर फाई डी फाई। करें सर जी क्या कर डाला आपने, बेटा हमने डिफ्रेंशिएट किया है। तो एक तो ये है बच्चे अपने काम का है, और अगर इस ट्रायंगल में हम cos फाई ले लें तो cos फाई देखो बेटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी A अपॉन R। तो यहाँ से R आ जाएगा A अपॉन cos फाई। ओके ठीक है, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, R की भी ज़रूरत पड़ेगी और DL की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो DE बच्चे अगर आप देखें तो DE क्या आ रहा है, तो DE आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा, DL की जगह देखो A सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और R स्क्वायर क्या आ रहा है, A स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। एक तो A कैंसिल हो जाएगा, तो DE बेटा क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई A। ये सेक स्क्वायर फाई ऊपर है और कॉस स्क्वायर फाई ऊपर जाएगा, तो सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई, इतना तो मैथ्स आती होगी, ये हो जाएगा 1D फाई। कैसे हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई। तो सेक स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हो, 1/cos स्क्वायर फाई, कैंसिल हो जाएगा। तो DE बेटा अपने से क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई A D फाई। बेहतरीन है, बढ़िया है। देखो बेटा अब अगर हम DE को इंटीग्रेट करें, देखो तो इससे पहले आप इसको इंटीग्रेट करें नेट E के लिए, तो ये एंगल फाई है, तो वर्टिकल अपोजिट ये एंगल भी फाई होगा। इधर कंपोनेंट बच्चे क्या आ जाएगा, DE cos फाई, और इधर कंपोनेंट आएगा DE sin
फाई। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर पूरे वायर के कारण आपको ई चाहिए तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में आपको पूरे वायर के कारण ई चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ई नेट है वो ई एक्स है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो ई नेट है वो क्या है, ई वाई है। ठीक है, तो बच्चे ई एक्स और ई वाई हम सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान सा है, कोई खास कंसेप्चुअल प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है तो पुराना वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यानी इसके पहले वाला आप देखिए। तो ई एक्स बच्चे, हमको ई एक्स चाहिए तो हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, डी ई कॉज फाई। ज़रा लिमिट पर भी ध्यान दीजिएगा, वायर ज़रा देखो कहाँ पर है, एक एंड नीचे वाला इनफाइनाइट पर है, ऊपर वाला एंड भी इनफाइनाइट पर है, तो नीचे वाला एंड भी इनफाइनाइट पर है, ऊपर वाला एंड भी इनफाइनाइट पर है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें। फाई अगर ऊपर वाला एंड यहाँ पर होता तो यहाँ होता तो फाई इतना था, ज़रा सा यहाँ होता तो फाई इतना होता, यहाँ होता तो फाई, यहाँ से ले रहे हैं ना रेड वाली लाइन से, तो फाई और बड़ा होता। इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट पर तो देखो जैसे जैसे ये एंड ऊपर जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो इस एंड को पी पॉइंट से मिलाने वाली लाइन भी ऊपर जा रही है और ये एंगल लगातार बढ़ रहा है। जब ये एंड पहुँच जाएगा इनफाइनाइट पर तो बच्चे ये फाई एंगल बड़ा होकर लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमको नीचे वाला हिस्सा भी कवर करना है, तो एंगल ऊपर वाला लेना है तो प्लस पाई बाय 2 ले लो, नीचे वाला लेना है तो माइनस पाई बाय 2 ले लो। हमको तो पूरा वायर लेना है तो हमको फाई की लिमिट लेनी है माइनस पाई बाय 2 से लेकर, देखो माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2। तो उम्मीद करते हैं लिमिट आप समझ गए होंगे, माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2। तो अब इसको ज़रा हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। डी ई की वैल्यू डाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए डी फाई, डी ई की वैल्यू डाल दी, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए डी फाई, कॉस फाई भी तो था। अब ये तो है सब कांस्टेंट, तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। कांस्टेंट चीज़ों को इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल लिया करो। कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए, अपर लिमिट क्या डालोगे पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 माइनस साइन माइनस पाई बाय 2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए साइन पाई बाय 2, ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन के केस में, तो प्लस हो जाएगा साइन पाई बाय 2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए साइन पाई बाय 2 1, ये भी 1, तो 2 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा आपसे ई एक्स कितना आ रहा है, देखो 1 + 1 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए। और अगर आपको ई वाई चाहिए, ई वाई वर्टिकल डायरेक्शन में कितना, तो आप डी ई साइन फाई को इंटीग्रेट करेंगे। वैसे तो ई वाई 0 होगा, बट आप देख लीजिए, प्रूफ भी देख लो कैसे 0 होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डी ई साइन फाई को आप इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2। देखो तो ई वाई डी ई की वैल्यू डाल दीजिए, लिखी है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए साइन फाई डी फाई। लिमिट कहाँ से, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो ई वाई आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए। साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस फाई होता है बेटा, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो ई वाई माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए, अपर लिमिट तो कॉस पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस माइनस पाई बाय 2। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए,
साइन माइनस थीटा, बेटा माइनस साइन थीटा होता है, ये याद रखिएगा, इसका बहुत जगह यूज है। कॉस माइनस थीटा ये कॉस थीटा ही होता है, यानी साइन से माइनस साइन तो बाहर आप ले आते हैं, बट कॉस से माइनस साइन आप हटा के यूं ही लिख सकते हैं। तो ई वाई क्या आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए कॉस पाई बाई 2। ज़रा फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, कॉस माइनस थीटा केवल कॉस थीटा भी लिख सकते हो, तो ये कॉस माइनस पाई बाई 2 को आप कॉस पाई बाई 2 लिख सकते हो। तो इस तरह से ई वाई बेटा क्या आ रहा है, 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ई है ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ई नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ई है। तो अब बच्चे ई नेट का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तो ई नेट बच्चे क्या होगा, जब इस डायरेक्शन में है ही नहीं, केवल इसी डायरेक्शन में है, तो ई नेट केवल ई एक्स ही होगा, क्योंकि ई वाई तो 0 है। तो ई का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए, एक्चुअली 2 पाई, देखो इधर ई एक्स इज इक्वल टू इतना आ गया। तो अच्छा सा रिजल्ट है, याद रहना चाहिए आपको, याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तब तो फिर मुश्किल होगी, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, यानी हम लोगों को क्या सीखने को मिला है, अच्छा डेरिवेशन है, गॉस थ्योरम से भी आप इसको करेंगे आगे आने वाले टाइम में। हम लोगों को सीखने को क्या मिला है, एक लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो यूनिफॉर्म है वो है लेमडा। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर एक पॉइंट P है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, और कितनी होगी, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई ए। यही तो हमने अभी डेराइव करा है। तो ये आपको इस तरह से समझना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। डेरिवेशन इसके 2 मेथड हैं, एक अभी देखे हो, एक गॉस थ्योरम में भी देखेंगे आप, ठीक है। ज़रा 1-2 हम न्यूमेरिकल्स भी करा दें इसी पर बेस्ड, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, देख लो। जैसे ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चे कितना है इसका, लेमडा है। और दूसरा थोड़ा सा ध्यान दो, एक और वायर है, एक और वायर है, या फिर चलो ले लेते हैं, वायर ही ले लेते हैं, एक और वायर है, ये वायर बच्चे फिक्स्ड है, ठीक है। एक और वायर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा 1 कह लो, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लेमडा 2 कह लो। इनके बीच का सेपरेशन बेटा R है, ये सेकेंड वायर है, ये फर्स्ट वायर है, ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकेंड है। आपसे कह रहा है फर्स्ट वायर सेकेंड वायर पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। आसान है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, ये आपसे पूछ रहा है। ज़रा देखो बच्चे कैसे हम सॉल्व करेंगे। दोनों वायर पैरेलल एक दूसरे के हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। देखिए मान लीजिए इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, कितनी होगी, अवे, कितनी होगी, अवे होगी, नहीं होगी, यही होगी। ई, इस वायर के हर पॉइंट की डिस्टेंस इस वायर से सेम है क्योंकि पैरेलल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह सेम होगी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, और कितनी होगी, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा 1/r, अभी जो फॉर्मूला बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट वायर इतनी होगी, सेकेंड वायर के करीब फर्स्ट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, और ये हर जगह सेकेंड वायर के पास हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी ही है। तो बच्चे पूरे वायर की लेंथ भी आपको क्वेश्चन में देनी चाहिए। इसकी लेंथ आप मान लीजिए कितनी है, L लेंथ आप लेट कर लीजिए। तो सेकेंड वायर पर कितना बच्चे चार्ज होगा, टोटल चार्ज कितना होगा,
तो टोटल चार्ज ऑन सेकेंड वायर Q इज इक्वल टू, क्या लिख लोगे सेकेंड वायर पर टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू L इंटू लेमडा 2। क्यों? क्योंकि लेमडा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन L, तो Q क्या होगा L इंटू लेमडा। ठीक है, तो ये तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वगैरह पढ़ाया गया होगा। तो इस सेकेंड वायर पर चार्ज कितना होगा बेटा? सेकेंड वायर पर चार्ज Q जो होगा वो लेंथ इंटू लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लेंथ L, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। तो अब बताओ हर पार्ट, हर कोई पार्ट, सारे पार्ट इसके हर पार्ट पर, इसके सेकेंड वायर के हर पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तो आप बच्चे डायरेक्ट फोर्स लिख सकते हो। क्या? फोर्स डायरेक्ट इस फॉर्मूले से लिख सकते हो। ये फॉर्मूला तभी यूज़ किया करें नहीं जब सिस्टम का हर पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो? यूनिफॉर्म हो, यानी सेम हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हर पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो L इंटू लेमडा 2 और E का फॉर्मूला कितना है? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा 1/r। तो फोर्स बच्चे कितना आ गया? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन R इंटू L। अच्छी बात है, आ गया। ये तो था आसान क्वेश्चन। अब ज़रा थोड़ा सा आपका कंसेप्ट पॉलिश हो जाए, इसके लिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए आप। इसके लिए ये सेकेंड वाला क्वेश्चन अच्छा है, ज़रा ध्यान दीजिए। मान लीजिए वायर पैरेलल नहीं रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पर लेमडा 2 ही है, पैरेलल नहीं है बस। इस एंड की डिस्टेंस यहाँ से स्मॉल a है, इस एंड की डिस्टेंस यहाँ से स्मॉल b है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन वही है, इसको सेकेंड वायर कह लीजिए। क्वेश्चन वही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? सेकेंड वायर पर फोर्स पूछ रहा है फर्स्ट वायर के कारण। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर सेकेंड वायर के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट वायर आप लिखेंगे, तो ये हिस्सा करीब है, इसके पास है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से ज़्यादा होगी। ये थोड़ा दूर है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। ये सबसे दूर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। तो इस केस में वायर के हर हिस्से के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अलग अलग है। ये आप जान लीजिए। पिछला क्वेश्चन देखिए, फिर से आप 20-25 सेकेंड पीछे जाइए और देखिए उसको। पिछले केस में वायर पैरेलल था, वायर के हर हिस्से पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? सेम थी। इसमें देखिए वायर के हर हिस्से की डिस्टेंस फर्स्ट वायर से क्या है? अलग अलग है। वायर का हर पार्ट फर्स्ट वायर से अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो वायर के हर पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी फर्स्ट वायर के कारण वो भी अलग अलग होगी। तो आप डायरेक्ट तो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो आप क्या करें बच्चे? मान लीजिए यहाँ से r डिस्टेंस पर dr लेंथ का एक एलिमेंट है जिस पर चार्ज कितना कह दीजिए आप? dq है। तो ये dq चार्ज बच्चे होगा क्या? लेमडा 2 इंटू dr। अरे यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होता है बच्चे? लीनियर चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। तो इस सेकेंड वायर की यूनिट लेंथ पर चार्ज लेमडा 2 है, तो dr लेंथ पर चार्ज कितना होगा? लेमडा 2 इंटू dr। तो जरा देखो इस पर फोर्स लगेगा क्या बच्चे? इस पर फोर्स किधर लगेगा? रिपल्सन, क्योंकि पॉजिटिव ये तो इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, उसको आप कह लीजिए df है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट वायर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए क्या होगी? अवे होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी dq चार्ज के पास E कितना होगा? तो लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट वायर एट डिस्टेंस r क्या होगा? E। r डिस्टेंस पर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई r। ये तो आएगा एक्चुअली लेमडा 1/r फर्स्ट वायर के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो फर्स्ट वायर के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E अपने से आ गई है। तो जो फोर्स आप लिखेंगे DF इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन DQ चार्ज, DF इज इक्वल टू क्या, DQ इंटू E, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ा था, फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ से F क्या आ जाएगा, QE। ठीक है, तो F क्या आ जाएगा, QE। तो DF इज इक्वल टू DQ इंटू E। तो DF बेटा क्या आ जाएगा, DQ की वैल्यू क्या, लैम्डा 2 इंटू DR, और E बेटा कितना आ रहा है, देखो 1 अपॉन, एक्चुअली यहाँ 2 था, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड के कारण 2 था, तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 अपॉन R। ठीक है, तो DF आपने निकाल लिया। इस DQ चार्ज पर कितना फोर्स वर्क कर रहा है, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन R DR। ठीक है, अब ज़रा सोचिए आप, अगर ये एलिमेंट R डिस्टेंस पर यहाँ ना लेते, यहाँ तो है, तो DF जो है इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स है, अवे है। यहाँ पर होता तो तब भी तो पॉजिटिव होता, तब भी ये इसको रिपेल करता, यहाँ पर होता तब भी रिपेल। तो कहीं पर भी एलिमेंट ले लो, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन सेम है, नहीं तो नेट निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट करें, तो नेट फोर्स जो लगेगा वो DF इंटीग्रेशन लगेगा। लिमिट अभी डाल रहे हैं, तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 लैम्डा 2 DR अपॉन R। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लो कि सेकेंड वायर पूरा आ जाए, R। ठीक है, R की वैल्यू कहाँ से यहाँ तक वायर है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा वायर आने के लिए R छोटा कर दो, R इज इक्वल टू A से, यहाँ के लिए R इज इक्वल टू B। तो लिमिट आप कहाँ से कहाँ तक लेंगे, A से B। तो ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आप में से बहुत बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता है वो ध्यान दें। ये लॉग R आएगा बेस E पर A से B। तो जिनको नहीं आता है प्लीज़ वो इस फॉर्मूले को याद कर लें कि DR अपॉन R का इंटीग्रेशन लॉग R। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपर लिमिट डाल दो, लॉग B माइनस लॉग A। तो बच्चे फोर्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लॉग B अपॉन A। ये भी फॉर्मूला होता है। कितना अच्छा सा फोर्स आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें और इसके पिछले वाले क्वेश्चन दोनों से हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बनेगा और कब क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा। देखिए बच्चे, वो पैरेलल वायर रखा था तो उस वायर के हर एलिमेंट की डिस्टेंस इससे सेम थी, यानी हर एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम थी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला को बेस्ड क्वेश्चन था। ये वायर ऐसे रखा है तो इसका हर एलिमेंट की डिस्टेंस इससे डिफरेंट है, तो हर एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, आसान था, पढ़िए समझिए रिवाइज करिए। चलो और देखो, देखो बेटा, मान लो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड वायर है, चार्ज्ड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। यहाँ से ए डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज रेस्ट में है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज क्या है, रेस्ट कर रहा है। नहीं, अगर हम इसको रिलीज़ कर दें तो रिपल्सन के कारण ये दौड़ेगा, इधर भाग जाएगा। नहीं, तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर रेस्ट में है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है, 0 है। तो यहाँ पर तो आते आते बच्चे इसकी कुछ ना कुछ स्पीड हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है बी पॉइंट पर इसकी स्पीड बता दीजिए।
बी पॉइंट पर इसकी स्पीड बता दीजिए। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन मोशन तो है, ए से बी गया है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर गया है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, बट आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? जैसे जैसे ये ए से बी तक जा रहा है, इस वायर से इसकी डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है, बढ़ रही है, चेंज हो रही है। तो जब डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो हुआ है हर पॉइंट पर अलग अलग हो रही है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग हो रही है तो इस पर लगने वाला फोर्स भी बदल रहा है, फोर्स बदल रहा है, एक्सेलरेशन बदल रहा है। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। फिर से समझ लीजिए, जैसे जैसे प्लस क्यू चार्ज ए से बी की तरफ भाग रहा है, नहीं इस वायर से उसकी डिस्टेंस बदल रही है, डिस्टेंस बदलेगी तो फोर्स बदलेगा, फोर्स बदलेगी तो एक्सेलरेशन बदलेगा, एक्सेलरेशन बदल रहा है तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ए ना लिखें, इसको कुछ और लिख लेते हैं, जैसे इसको एल लिख लें और इसको हम 2l लिख लेते हैं। लेना है न्यूमेरिकल में वेरिएबल लेना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये भी देखो कैलकुलस से सॉल्व करना पड़ेगा, आपको कैलकुलस मेथड में जाना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर देखो फोर्स लगातार क्या है, वेरिएबल है। तो कैलकुलस के मेथड को कभी भी अटेम्प्ट करो तो ध्यान रखिए इस बात का, ना तो इनिशियल स्टेट की कंडीशन से स्टार्ट किया करो, ना तो फाइनल स्टेट की कंडीशन से स्टार्ट किया करो। इनिशियल और फाइनल के बीच की किसी कंडीशन से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से r डिस्टेंस पर dr, सॉरी मुझे लगा कि वायर यहाँ से r डिस्टेंस पर आए हैं। जब ये प्लस क्यू चार्ज इस वायर से r डिस्टेंस पर आ गया, तब देखो बेटा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कितनी है, E है, कितनी है, E है। ठीक है, तो r डिस्टेंस पर जब प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा वो आप आराम से देख सकते हो। इस पर फोर्स कितना लगेगा, QE। अब तो हम लोग की आदत पड़ गई है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स F बच्चे हम लोग क्या लिखेंगे, QE। अच्छा, जब ये r डिस्टेंस पर है, ये तो Q है, अच्छी बात है। E यहाँ पर कितना होगा इसके कारण, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r, यही तो होगा E, ज़रूर यही होगा। इस फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा Q अपॉन r। तो यहाँ से A आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा Q अपॉन m 1/r। ओके, अच्छी बात है। इस एक्सेलरेशन को लिख सकते हो v dv बाई dr, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v dv बाई dr। ठीक है, तो ये क्या है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा Q अपॉन m 1/r। तो v dv इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा Q अपॉन m 1/r dr, तो इधर आएगा यानी dr बाई r। अब अगर बेटा हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ज़रा लिमिट समझिएगा, नहीं r इज इक्वल टू एल का मतलब समझिए, r इज इक्वल टू एल का मतलब यहाँ से l डिस्टेंस यानी a। तो अगर r इज इक्वल टू एल डाल दीजिए तो यहाँ पर स्पीड बच्चे क्या, यहाँ पर तो रेस्ट में है तो 0, यानी r इज यहाँ dr है ना बेटा, इधर तो r की लिमिट पड़ेगी, इधर v है यानी वेलोसिटी की लिमिट पड़ेगी। तो r इज इक्वल टू एल पर इसकी स्पीड क्या 0, और r इज इक्वल टू यहाँ के लिए r कितना है, l और 2l 3l, तो r इज इक्वल टू 3l पर स्पीड कितनी, v, जो कि हमको कैलकुलेट करनी है। तो v dv इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं, v²/2 लिमिट क्या, 0 से v, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा Q अपॉन m dr बाई r। अभी मैंने कहा ये log r होगा बेस e पर, क्या, l से 3l। तो यह देखिए बच्चे अपर लिमिट, तो ये तो सब तुम्हें मालूम है, अपॉन 2 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा Q अपॉन m, लिमिट डाल दीजिए, r की जगह अपर लिमिट 3l माइनस r की जगह लोअर लिमिट l,
तो v²/2 इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा क्यू बाई m, और ये लॉग बेस ई 3l/l, l कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना सुंदर सा रिज़ल्ट आ रहा है, बिल्कुल मेंस लेवल नीट लेवल का क्वेश्चन बना है ये। ठीक है, बस आपको समझ में आ गया हो। फिलहाल 2 कैंसिल कर दीजिए, तो वेलोसिटी स्क्वायर कितना 1/पाई एप्सिलॉन नॉट m लैम्डा क्यू, 1/पाई एप्सिलॉन नॉट m लैम्डा क्यू लॉग 3 बेस e। तो स्पीड क्या आ जाएगी, लैम्डा क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट m लॉग 3 बेस e का स्क्वायर रूट। कितना बेहतरीन है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है।